बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा रहता था। एक दिन वह शहर जा रहा था। वह कुछ सोने के जेवरात पहने हुए था और हाथों में एक पोटली थी। अभी वह कुछ दूर ही चला था कि रास्ते में उसे दो साथी ठगनी मिल गई। उन्होंने देखा कि बूढ़ा मालदार मालूम पड़ रहा है। वे सोचने लगी कि इस बूढ़े को ठगने का कोई उपाय निकाला जाए। बूढ़े को ठगने के उद्देश्य से वे दोनों ठगनी जल्दी ही बूढ़े के पास आ गई और बड़े ही आदर के साथ प्रणाम कर पूछा, बाबा कहाँ जा रहे हो? बूढ़े ने जवाब दिया, मुझे शहर में कुछ काम है, इसलिए मैं शहर जा रहा हूँ। दोनों ठगनी बोली, बाबा हम भी शहर ही जा रही हैं। अच्छा हुआ कि आप मिल गए, बातें करते हुए सफ़र आसानी से कट जाएगा। बूढ़े ने कहा, ठीक है। तभी एक ठगनी ने पूछा कि बाबा शहर में कोई ज़रूरी काम है क्या? बूढ़ा बोला, हाँ बेटी, मुझे अपनी पोती की शादी करनी है। महंगाई के इस ज़माने में खर्चे पूरे करना आसान नहीं है, तो फिर शादी कैसे हो पाती? इसलिए मैंने सोचा कि मेरे पास जो पुराने गहने हैं उन्हें बेचकर पैसों का कुछ इंतज़ाम कर लो। ठगनियों ने चालाकी से कहा, बाबा गहने तो इसी के लिए बनाते हैं कि मुश्किल वक्त में काम आए। दूसरी ठगनी ने बाबा को अपने जाल में फंसाने के लिए कहा, बाबा सफ़र काफ़ी लंबा है, इसलिए आप कोई अच्छी सी कहानी सुनाइए ताकि सफ़र मज़ेदार हो जाए। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा कि बात तो ठीक है बेटी, लेकिन अभी मुझे कोई अच्छी कहानी याद नहीं आ रही है, इसीलिए पहले आप कोई कहानी सुनाओ, फिर शायद मुझे भी कोई कहानी याद आ जाए। पहली ठगनी ने चालाकी से कहा कि बाबा सुनी सुनाई कहानियाँ सुनाते सुनाते जी भर गया है, इसलिए मैं आपको अपनी सच्ची कहानी सुनाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर आपने मेरी कहानी को झूठा माना तो आपको अपनी पोटली में से एक गहना हमें देना होगा। बूढ़ा तो पहले ही ठगनियों की नीयत भांप चुका था। वह समझ गया कि वे उसे किसी चाल में फंसाना चाहती है। उसने सतर्क होकर कहा कि हाँ बेटी, अगर तुम्हारी बात सच्ची हुई तो मैं इसे झूठ क्यों कहूँगा। चलो अपनी कहानी सुनाओ। कहानी सुनते सुनते लंबा सफ़र भी आसानी से कट जाएगा। पहली ठगनी कहानी सुनाने लगी। उसने कहा कि बचपन की बात है, मैं एक गली से गुजर रही थी कि तभी मुझे रास्ते में एक गेंद पड़ी हुई मिली। मैंने उसे ठोकर मारी तो वह गेंद फट गई और उसमें से एक जिन निकल आया। मैं उसे हैरानी से देखती रही, लेकिन अचानक वह मेरी नज़रों से ओझल हो गया। जब मैंने ज़मीन पर फिर से देखा तो वही जिन मेरे सामने खड़ा था। जैसे ही मेरी नज़रें उससे मिली, वह मेरी आँखों के रास्ते मेरे जिस्म में समाने लगा। जिन के मेरे जिस्म में समाते ही मुझे भी उड़ने की शक्ति मिल गई। मैं भी आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने लगी। उड़ते उड़ते मेरी भिड़ंत एक चील से हो गई। उसने झपट्टा मार कर मेरी दोनों आंखें निकाल ली और मुझे अपनी चोंच से मार मार कर समुद्र में गिरा दिया। ठगनी अपनी कहानी बड़े जोश से सुना रही थी कि अचानक उसने कहानी के असर का अंदाज़ा लगाने के लिए बूढ़े से पूछा, क्यों बाबा, मैं झूठ तो नहीं बोल रही? बूढ़े ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए कहा कि बेटी, मुझे पूरा यकीन है कि तुम बिल्कुल सच बोल रही हो, क्योंकि कभी कभार इंसान को ज़िंदगी में ऐसे अजीबोगरीब हालात का सामना भी करना पड़ सकता है। तुम बिल्कुल सच कह रही हो, इसलिए अब आगे की कहानी सुनाओ कि तुम समुद्र से जिंदा कैसे निकली। ठगनी ने अपनी कहानी आगे बढ़ाते हुए कहा, बाबा जैसे ही मैं समुद्र में गिरी तो मुझे महसूस होने लगा कि मेरा कद बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन तभी एक विशालकाय मछली अपना खौफनाक जबड़ा खोले मेरी ओर बढ़ने लगी और अगले ही पल उसने मुझे निगल लिया। मैं मछली के पेट में चली गई। संयोग से कुछ ही देर बाद वह मछली एक मछुआरे के जाल में फंस गई। मछुआरा इतनी बड़ी और शानदार मछली पाकर बहुत खुश हुआ। उसी दिन शहर के जमींदार के घर
एक भव्य दावत का आयोजन किया जा रहा था और दावत के लिए एक मछली पकाने की जिम्मेदारी उसी मछुआरे को सौंपी गई थी। मछुआरा मछली को जिंदा ही अपने ठेले पर लाद कर जमींदार के घर पर ले गया। इतनी ताजी और विशाल मछली देखकर जमींदार ने मछुआरे को ढेर सारे इनाम दिए और तुरंत बावर्ची को बुलाकर आदेश दिया कि इस मछली को अच्छी तरह साफ करके तैयार किया जाए ताकि मेहमान इस दावत को हमेशा याद रखे। बावर्ची ने मछली की सफाई के लिए जैसे ही अपने औजार निकाले, मछली ने अचानक छलांग लगाई और अगले ही पल मछली ने बावर्ची को जिंदा ही निगल लिया। बावर्ची के सहायक यह दृश्य देखकर जोर जोर से चीखने लगे, जिससे जमींदार वहां आ पहुंचे। उन्होंने तुरंत एक वैद्य को बुलवाया और उसे आदेश दिया कि मछली का पेट सावधानीपूर्वक काटा जाए ताकि बावर्ची सही सलामत बाहर आ सके। जब मछली का पेट काटा गया तो अंदर से सिर्फ बावर्ची ही नहीं बल्कि मैं भी सही सलामत बाहर निकल आई। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि मेरी आंखें जो चील ने निकाली थी वे भी अब बिल्कुल सही हो चुकी थी। मैं पूरी तरह स्वस्थ थी और अपनी आंखों से सब कुछ देख पा रही थी। बावर्ची को देखकर लोग पहले ही चौंक गए थे, लेकिन जब उसके साथ मैं भी बाहर आई तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सब सोचने लगे कि मछली के पेट में जाकर बावर्ची एक का दो कैसे हो गया। तब मैंने अपनी सारी कहानी ज़मींदार को सुनाई। मेरी अनोखी दास्तान सुनकर ज़मींदार बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझे पहनने को बहुत सुंदर कपड़े दिए और दावत में शामिल होने का न्योता दिया। उसी दिन से ज़मींदार मुझे जानने लगे और मेरी बहुत इज्जत करने लगे। ठगनी की कहानी सुनकर बूढ़े ने कहा, बेटी तुम तो बड़ी बहादुर निकली। तुमने मुश्किलों का सामना बड़ी ही हिम्मत से किया। तुम्हारी हिम्मत और साहस की जितनी भी तारीफ की जाए वह कम ही है। लेकिन बूढ़ा मन ही मन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वह जान चुका था कि ठगनी सिर्फ उसे मूर्ख बनाने के लिए इतने उटपटांग कहानियाँ सुना रही है। परंतु बूढ़े ने भी ठगनियों को उनकी ही चाल में उलझाने का फैसला कर लिया था। बूढ़े की बात सुनकर ठगनियों ने सिर पकड़ लिया। उन्होंने सोचा था कि बूढ़ा उनकी झूठी कहानी को नकार देगा और वे उसके जेवर हड़प लेंगे, लेकिन जब उनका तीर निशाने पर नहीं बैठा तो वे भीतर ही भीतर घबरा गई। फिर भी अपनी परेशानी छुपाते हुए उन्होंने बड़ी चालाकी से कहा, बाबा अब आप भी कोई ऐसी कहानी सुनाइए जो सच्ची होने के साथ साथ दिलचस्प भी हो। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटी सच का बोलबाला और झूठे का मुंह काला होता है। मैंने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, इसलिए अब इस बुढ़ापे में झूठ बोलकर अपनी साख खराब नहीं करना चाहता। इसलिए मैं तुमको अपनी एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर तुमने मेरी कहानी को झूठा कह दिया तो मैं तुम दोनों से 1000 रुपये वसूल करूँगा। ठगनियों को लगा कि बूढ़े की कहानी सुनने के बाद कह देंगे कि आपकी कहानी बिल्कुल सच्ची है और तब तक हम इस बूढ़े को ठगने की कोई नई योजना बना लेंगे। यह सोचकर वे खुशी खुशी बोली, हाँ बाबा हमें यह शर्त मंजूर है। बूढ़े ने अपनी कहानी शुरू करते हुए कहा, जब मेरी शादी हुई तो दहेज में मुझे बैलों की एक जोड़ी भी दी थी। वह बैलों की जोड़ी इतनी सुंदर थी कि दूर दूर से लोग उन बैलों को देखने के लिए आते थे। एक दिन खेतों में काम करते करते दोनों बैल आपस में भिड़ गए। एक बैल ने दूसरे बैल के माथे पर इतनी ज़ोर से सींग मारा कि उसके माथे पर बहुत गहरा जख्म हो गया। मैंने उस बैल का बहुत इलाज करवाया, पर उसका घाव भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर ना जाने कहाँ से एक कपास का बीज उस जख्म के अंदर चला गया। हमने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह निकल नहीं सका। कुछ ही दिनों में वहाँ एक कपास का पौधा उगाया। धीरे धीरे वह पौधा इतना बड़ा हो गया कि उसमें बहुत ही उम्दा किस्म की कपास उगने लगी। हमने उस कपास को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इस तरह हमारे पास बहुत सारी कपास जमा हो गई। जब यह खबर दूर दूर तक फैली तो लोगों की भीड़ हमारे घर उमड़ पड़ी।
सभी इस अनोखे बैल को देखने के लिए आने लगे। हमने बैल को अपनी हवेली में बांध दिया और उसकी दर्शन फीस 8 आने प्रति व्यक्ति रख दी। बैल दर्शन से हमें इतनी कमाई होने लगी कि हमारे दिन ही बदल गए। हमारे पास इतना पैसा जमा हो गया कि हमने कई औरतों को रुई धुनने पर लगा दिया, चरखों पर सूत काटना शुरू करवा दिया और बुनकरों से कपड़ा तैयार करवाने लगे। धीरे धीरे हमारे पास कपड़ों के ढेर लग गए, जिनमें कुछ कंबल नुमा कपड़े खास तौर पर बुने गए थे। एक दिन जब हमने कपड़ों का हिसाब लगाया तो पता चला कि कपड़ों के ढेर से 2 कंबल चोरी हो गए हैं। उनकी बहुत तलाश की मगर उनका कोई पता नहीं चला। इतना कहकर बूढ़े ने ठगनियों की ओर गहरी नज़रों से देखा और बोला, भगवान झूठ ना बुलवाए, आज मेरे वे दोनों कंबल मिल गए हैं। इस पर ठगनियाँ आश्चर्यचकित होकर बोली, बाबा वे दोनों कंबल आपको कहाँ मिले? बूढ़े ने दोनों ठगनियों से कहा कि मेरे वे दोनों कंबल आप दोनों ने ओढ़ रखे हैं, इसलिए शराफत इसी में है कि तुम लोग फ़ौरन मेरे दोनों कंबल मुझे वापस कर दो। बूढ़े की यह बात सुनकर दोनों ठगनियाँ सकते में आ गई। वे एक दूसरे की शक्ल देखने लगी। उन्होंने सोचा कि अगर हम यह कहते हैं कि यह झूठ है तो हमें 1000 रुपये इस बूढ़े को देने पड़ेंगे। कंबल तो 50 रुपये का ही होगा। इसलिए उन्होंने झटपट अपने अपने कंबल उतार कर बूढ़े को सौंप दिए। बूढ़े ने दोनों कंबल अपने पास रखकर अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, तो हाँ बेटी, इसी कपास से एक जुलाहे ने बहुत ही बेहतरीन मलमल तैयार की थी। कुछ दिन बाद देखा तो पता चला कि मलमल का एक पूरा थान चोरी हो गया है। हम लोगों ने उसकी भी बहुत तलाश की पर उसका भी कोई सुराग नहीं मिला। मगर अब मैं देख रहा हूँ कि तुम दोनों ने जो कपड़े पहने हुए हैं यह उसी चोरी हुए मलमल के थान से बने हैं। यह सुनकर ठगनियों के तो होश ही उड़ गए। वे सोचने लगी कि अब तो लेने के देने पड़ गए, अब यह बूढ़ा हमारे कपड़े भी ना उतरवा ले। इसलिए उनमें से एक ठगनी ने जल्दी से बात बदलते हुए कहा, बाबा आपकी कहानी तो वाकई बहुत सच्ची और दिलचस्प लगती है, लेकिन हमें बहुत भूख लग रही है। खाने के लिए कुछ लाए हो तो हमें भी दे दो। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा कि बस बेटी, अब तो शहर आ ही गया समझो। मुझे अपने जेवर बेचने हैं। जब जेवर बिक जाएंगे तो आराम से कहीं बैठकर खाना भी खा लेंगे। ठगनियों ने सोचा कि यह तो अच्छा हुआ। वे बहुत खुश हुई और मन में योजना बनाने लगी कि अच्छा बूढ़े, तुम अपने जेवर तो बेच लो, फिर देखना कि हम तुम्हें कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। कुछ ही देर में वे तीनों शहर पहुंच गए। जब वे सुनार की दुकान के पास पहुंचे तो बूढ़े ने ठगनियों के सामने ही अपने जेवर उतारे और बोला, बेटी यह रही सुनार की दुकान, तुम यहीं ठहरो, मैं जेवर बेचकर अभी आता हूँ। ठगनियाँ खुशी खुशी दुकान के बाहर बैठ गई और मन ही मन सोचने लगी कि अब जल्द ही उन्हें बूढ़े के रुपए ठगने का मौका मिलेगा। उधर बूढ़ा भी उन दोनों को सबक सिखाने की सोच रहा था कि तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सुनार से कहा कि बेटा, मैं अपनी 2 नौकरानियों को बेचना चाहता हूँ। सुनार हैरानी से बोला, कौन सी नौकरानियाँ बाबा? बाबा ने दुकान के बाहर बैठी ठगनियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि वही दोनों जो सामने बैठी दिखाई दे रही है। वे दोनों बहुत मेहनती हैं, हर काम करने में माहिर है। अगर आपको नौकरानियों की ज़रूरत हो तो ख़रीद लीजिए, मैं बहुत सस्ते में इन दोनों को बेच दूंगा। सुनार ने बाबा से पूछा, लेकिन आप इन दोनों के कितने पैसे लोगे? बाबा ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया कि बस दोनों के 5000 रुपये दे देना। सुनार ने थोड़ा अचरज से कहा, 5000 रुपये तो बहुत ज़्यादा है, कुछ कम कीजिए तो बात बन सकती है। मामला 4000 रुपये में तय होता देख बाबा ने सोचा कि अब थोड़ा दिखावा करना ज़रूरी है। वह सोचने का नाटक करते हुए बोला, अच्छा ज़रा रुको, मैं अपनी नौकरानियों से भी पूछ लूँ कि वे दोनों अलग अलग बिकना चाहती है या एक ही जगह पर। फिर उसने ऊंची आवाज़ में बाहर बैठी ठगनियों से पूछा,
यह बताओ कि मैं एक एक करके बेच दूं या दोनों को एक साथ बेच दूं। ठगनियों ने समझा कि बूढ़ा जेवरों के बारे में पूछ रहा है। वे वहीं बैठे बैठे खुशी से बोली, बाबा, दोनों को एक ही जगह बेच दीजिए, अलग अलग बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुनार ने यह सुनकर संतोष की सांस ली। उसे यकीन हो गया कि सौदा पूरी रजामंदी से तय हो रहा है। उसने खुशी खुशी 4,000 रुपये बाबा को थमा दिए। बाबा ने पैसे जेब में डाले और दुकान से बाहर निकलने लगा। तभी ठगनियों ने फिर से कहा, बाबा, भूख तो पहले से ही लगी थी, अब तो मिठाई भी खाएंगे, जल्दी से हमारा मुंह मीठा कराइए। बूढ़े ने मुस्कुराकर जवाब दिया, घबराओ मत बेटी, तुम्हें खाना भी मिलेगा और मिठाई भी। तुम थोड़ी देर यहीं इंतज़ार करो, मैं पास की दुकान से खाना और मिठाई लेकर अभी आया। जाते जाते एक ठगनी ने फिर आवाज़ लगाई कि बाबा, मिठाई ज़रा ज़्यादा लाना। बाबा ने हंसते हुए कहा, फिक्र मत करो बेटी, और फिर धीरे धीरे उनकी नज़रों से ओझल हो गया। अब दोनों ठगनी मिठाई के इंतज़ार में वहीं बैठी बैठी गप्पे आंकने लगी। इधर सुनार ने जब देखा कि उसकी नई नौकरानी बाहर बैठकर आराम से बातें कर रही है, तो उसने उन्हें अंदर बुलाया और डांटना शुरू कर दिया। पहले तो दोनों ठगनी सिर झुकाकर चुपचाप सुनार की डांट सुनती रही, लेकिन जब उन्हें पूरा माजरा समझ में आया तो उनके होश उड़ गए। अब पछताने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा था। यह उनकी ज़िंदगी का पहला मौका था जब उन्होंने महसूस किया, वाकई कभी कभी शेर को भी सवा शेर मिल ही जाता है।